आणि मित्रांनो, आपण जर का CTET परीक्षेची तयारी करत असाल तर आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलेला आहे मिशन CTET सरावासाठी टेस्ट सिरीज। या टेस्ट सिरीजमध्ये तुम्हाला जे आहे PDF स्वरूपामधले क्वेश्चन पेपर, त्याची आन्सर की आणि प्रत्येक प्रश्नाचं व्हिडिओच्या माध्यमातून स्पष्टीकरण देखील मिळणार आहे। आपल्याला जर का यामध्ये पेपर 1 किंवा पेपर 2 हे पेपर हवे असतील तर स्क्रीनवरती आपल्याला जो नंबर दिसत आहे त्या नंबरशी संपर्क करा आणि आजच ही जी CTET साठी टेस्ट सीरीज जी आहे ती जॉइन करा। या टेस्ट सीरीजचा फायदा तुम्हाला येणाऱ्या परीक्षेमध्ये नक्कीच होणार है। मिशन CTET टेस्ट सीरीज, इसमें दिया हुआ है पेपर 1 और प्रश्न पत्रिका 2। लेखन और संकलन है रहमान पठान सर और सपन सरकार सर। इस प्रश्न पत्रिका क्रमांक 2 में जो गणित विषय है, इन गणित विषयों का 30 मार्क ये स्पष्टीकरण सह आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये स्पष्टीकरण। तो देखिए मित्रों, प्रश्न क्रमांक 91 में दिया हुआ है कि दो संपूरक कोणों की माप क्रमश 2a + b और 3a - b है, तब 3a का मान। इस प्रकार का प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन 4 ऑप्शन में से एक जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो देखते हैं कि देखिए यहाँ पे दो संपूरक कोणों की माप बताए गए हैं। तो हमें पता है कि दोनों संपूरक कोणों का माप का योगफल 180 होता है। तो अर्थात 2a + b यह और इससे जोड़ना पड़ेगा 3a - b। दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो उसका माप 180 अंश इस प्रकार आते हैं। फिर से यदि हम सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे -b है, +b है, यहाँ पे -b है, अर्थात 2a + 3a अर्थात 5a = 180 डिग्री। अभी ये 5a के साथ गुणज है, अर्थात उस पार यदि हम लेके गए तो भागाकार में आ जाएगा। तो a का जो मान होगा 180 और भाग में 5 इस प्रकार से। फिर से a को यदि हम सॉल्व करते हैं तो 5 से 180 को यदि भाग देते हैं तो इसका उत्तर आता है 36 अंश, यानी कि अर्थात a का जो वैल्यू है वो 36 इस प्रकार आए हैं। अभी प्रश्न में क्या पूछे हैं कि 3a अर्थात 3a = 3 × a का वैल्यू है 36 इस प्रकार से। अभी 36 से यदि 3 को गुणाकार करते हैं तो इसका उत्तर आता है 108 अंश इस प्रकार से। ठीक है, तो 108 जो कि पर्याय क्रमांक b यह पर्याय में दिया हुआ है, अर्थात पर्याय क्रमांक b यह सही उत्तर होगा। क्या देखिए 92 में दिया हुआ है कि यदि गणित पढ़ाने का उद्देश्य विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच विकसित करना है तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। यहाँ पे 4 विधि दिया हुआ है, यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इनमें से एक जो विधि है वो सही होगा। तो देखिए पहला विधि में दिया हुआ है कि औपचारिक कलन विधि का उपयोग करना। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है एकाधिक चंद्र सिर वाली समस्याओं का उपयोग करना। तीसरा ऑप्शन में यानी कि पर्याय में दिया हुआ है कि व्याख्यान विधि का प्रयोग करना और चौथा में दिया है कि एकाधिक समाधान वाले कार्यों का उपयोग करना। अभी देखिए मित्रों, गणित पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच विकसित करना है, जो कि एकाधिक समाधान वाले कार्यों का उपयोग करता है। जो कि देखिए पर्याय क्रमांक जो 4 है यह पर्याय में दिया हुआ है कि एकाधिक समाधान वाले कार्यों का उपयोग करना, अर्थात पर्याय क्रमांक जो 4 है यह विधि सबसे सटीक या उत्तम होगा, इसलिए पर्याय क्रमांक 4 इसका सही उत्तर होगा। ये प्रश्न संख्या 93 में दिया हुआ है कि किसी घन का आयतन 2197 सेमी क्यूब है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में क्या है। इस प्रकार प्रश्न पूछे गए। अभी देखिए सबसे हमें घन की जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है यह निकलने के लिए हमें जो घन की भुजा है उसका माप ज्ञात करना पड़ेगा। तो यह जो घन की आयतन दिया हुआ है इनमें से हम घन की
जो भुजा है उसका माप ज्ञात कर सकते हैं। अभी घन की भुजा बराबर घन की भुजा ये बराबर जो उसका सूत्र है क्यूब में, और इसका कि आयतन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2197। इस प्रकार यदि हम इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, तो 13 इस प्रकार आ रहे हैं, 13 सेमी, यानी कि घन की जो भुजा है वह 13 सेमी है। अभी घन की इस भुजा के माप से हम घन की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो पार्श्व पृष्ठफल का सूत्र है ये 4 a का वर्ग इस प्रकार से, तो 4 गुणाकार में a का वर्ग, अर्थात a का जो वैल्यू यानी कि भुजा की जो वैल्यू है वो है 13, अर्थात 13 गुणाकार में फिर से 13 इस प्रकार से आ रहे हैं। यदि हम इन तीनों अंकों को गुणाकार करते हैं तो इसका उत्तर आ रहा है 676 सेमी स्क्वायर इस प्रकार। ठीक है, तो घन की 2197 आयतन वाले घन की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 676 सेमी वर्ग इस प्रकार से। तो जो कि परिमेय संख्या देखिए, जो C है इसमें दिया हुआ है कि 676, अर्थात C यह परिमेय सही उत्तर होगा। देखिए प्रश्न संख्या 94 में मान पूछा गया है, यह जो अंक है इसका मान पूछा गया है, तो इसे हल करना पड़ेगा। तो देखिए किस प्रकार होगा, देखिए 5x - 7 और नीचे में दिया हुआ है 3 और इसे जोड़ना है 2, और बराबर के उस पार है 4x - 3 और नीचे दिया हुआ है 4 और इसे जोड़ना पड़ेगा 4x है, तो 8x + 5 का मान क्या है, इस प्रकार प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम इसे हल कर सकते हैं कि 5x, ठीक है, सबसे पहले हमें x का जो मान है वह ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम 8x + 5 का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए 5x - 7 और इसे 6 आएगा, क्योंकि नीचे हर में 3 दिया हुआ है और इसके नीचे कुछ नहीं है, अर्थात इसका 1 है, यानी कि जब तक दोनों नीचे समान नहीं होंगे तब तक नहीं हो सकता, इसलिए ऊपर गुना करने पर 3 से गुना करने पर और नीचे 3 से गुना करने पर 6 इस प्रकार आ रहे हैं, और नीचे 3 ऐसा होगा। फिर बराबर के उस पार देखिए 4x - 3 और +16x इस प्रकार होगा। जिस प्रकार हमने दोनों नीचे को समान कर लिए थे उसी प्रकार इस पार भी करना पड़ेगा। उसी के आधार पर 16x इस प्रकार आते हैं, क्योंकि 4 से 4x को मल्टीप्लाई करने पर अर्थात गुना करने पर 16 इस प्रकार आ रहे, और नीचे 4 इस प्रकार से। यदि फिर से हम देखते हैं तो देखिए ये जो अंक है ये और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जो कि हम तिरकस गुणाकार कहते हैं, इस प्रकार करना पड़ेगा। तो करने पर किस प्रकार आ रहे, तो 20x - 4 और इस पार 60x माइनस कितना 9 इस प्रकार आ रहे हैं। यदि हम फिर से करते हैं तो देखिए ये जो 20x है इसको इस पार ले आते हैं और -9 को इस पार ले आते तो किस प्रकार बनेगा, देखिए -4 + 9 = 60x - 20x इस प्रकार बनते हैं। तो 9 में से 4 जाने के बाद 5 बचेगा और इस पार में देखिए 40x बनता है, ठीक है। अर्थात जो x का जो वैल्यू है इस प्रकार बनेगा 5/40 इस प्रकार से। यदि फिर से हम इसे हल करते हैं तो देखिए 5 से 5 को एक बार जाते हैं और 40 को कितना 8 बार, यानी कि x का जो वैल्यू है 1/8 इस प्रकार बने हैं। यानी कि x का जो वैल्यू है यानी कि मान है वो हम ज्ञात कर चुके हैं। प्रश्न में क्या पूछे गए, 8x + 5 का मान ज्ञात करना है। तो 8x + 5 का मान इस प्रकार बनेगा, देखिए 8x + 5 = 8, इससे गुणाकार करना है 1/8 से और फिर उसे जोड़ना है कितना 5 इस प्रकार से। देखिए 8 और 8 यहाँ पे कट रहा है, ठीक है। फिर बचता है कितना 1 और अधिक यानी कि +5। जो अंतिम मान जो है वह 6 इस प्रकार आ रहे हैं। जो 6 मान यह जो कि पर्याय क्रमांक देखिए C है,
यह पर्याय में दिया हुआ है, अर्थात सी यह पर्याय सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 95 में दिया हुआ है, यदि ए का मान -3/4 और बी का मान 5/6 है तो निम्न में से कौन सा ए और बी के बीच स्थित नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अभी देखिए ए का मान कितना दिया हुआ है, ए इक्वल टू -3/4 इस प्रकार दिया हुआ है। यदि इसको हम हल करते हैं तो इसका मान आ रहा है -0.750 इस प्रकार से। और यदि हम b को हल करते हैं, b बराबर 5/6, इसे हल करने के बाद b का मान आ रहा है 0.833 इस प्रकार से आ रहा है। अब यदि विकल्प को देखा जाए तो ये पर्याय संख्या ये में दिया हुआ है -2/5, तो इसका जो मान है यह मान आएगा -0.4 इस प्रकार से। ठीक है। उसके बाद b का जो मान है, b को हल, यह b जो विकल्प है इसको हल करने के बाद इसका मान आ रहा है -0.77 यानी कि 77। यदि c को देखा जाए तो c का मान 0 ही आता है। उसके बाद d को यदि हम हल करते हैं तो हल करने के बाद इसका मान आ रहा है -0.5 इस प्रकार से। अंत -7/9 जो है ये और b के बीच की स्थिति नहीं है। देखिए -7 जो कि पर्याय संख्या देखिए, जो -7/9 ये b और a की स्थिति नहीं होगा, इसलिए पर्याय संख्या जो b है इसका सही उत्तर होगा। 96 में दिया हुआ है, यदि 8 अंकीय संख्या 179x 091y 88 से विभाज्य है तो x माइनस y का मान क्या है। इस प्रकार का यहाँ पे प्रश्न पूछे गए। अभी देखिए, हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या 88 से विभाज्य है तो वह 8 और 11 दोनों से अलग अलग भाज्य होगी। 8 की जो विभाज्यता का जो नियम है, तो 8 की विभाज्यता के नियम से 91 y 8 से भाज्य होगा। ठीक है, 8 से क्या होगा, भाज्य होगा। तो y का जो मान है, y का मान आ रहा है इस प्रकार से 2 इस प्रकार से। अब यदि हम 11 का जो विभाज्यता का नियम है उससे हम यदि देखते हैं तो 1 + 9 उससे जोड़ना पड़ेगा 0 और उससे क्या कौन सा फिर से 1 और इससे घटाना पड़ेगा 7 + x + 9 + y बराबर 0। अब यह 11 से विभाज्य है। ठीक है, अभी 11 से देखिए, 11 बराबर 18 + x बराबर कितना आ रहा है, तो 0। यह भी 11 से विभाज्य है। तो अब यदि हम देखते हैं तो 7 + x = ये भी 11 से विभाज्य है। ये भी 11 से क्या है, विभाज्य है। तो x का जो वैल्यू है, अभी 7 यहाँ पे x के साथ जोड़ा गया है, उस पार लेके गए तो घट जाएगा, यानी कि x बराबर 11 - 7 अर्थात x बराबर कितना आ रहा है, तो x का जो वैल्यू है वो 4 आ रहा है। अंत हमें यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि x से y का मान घटाने पर, तो x का मान कितना है, 4, यानी कि 4 और इससे घटाना पड़ेगा y का मान, 4 माइनस y का मान घटाना पड़ेगा, यानी कि y हमारे कितना आया था, y 2 आया था, तो 2 यानी कि 2 को घटाना पड़ेगा। 4 में से 2 गए, बचे कितना, 2 इस प्रकार से। देखिए 2 यह मान पर्याय संख्या d यह पर्याय में दिया हुआ है, अर्थात d यह पर्याय सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 97 में दिया हुआ है कि एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए शर्त है कि यह 3 रेखाखंडों का सम्मिलन हो। ठीक है, अभी देखिए जो एक आकृति है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, आवश्यक और पर्याप्त दोनों ही शर्त है।
और दूसरा में दिया ना तो आवश्यक है और ना ही पर्याप्त शर्त है। आवश्यक है परंतु पर्याप्त शर्त नहीं है, पर्याप्त है परंतु आवश्यक शर्त नहीं है। अभी देखिए एक जो आकृति है, तो एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त तो ही है कि तीनों रेखाखंड का समान होना। इसलिए पर्याय क्रमांक जो ये है ये इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि आवश्यक और पर्याप्त दोनों ही शर्त है, इसलिए ये इसका सही विकल्प है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 98 में दिया है कि माध्यमिक विद्यालय में दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है, इस प्रकार प्रश्न पूछे गए। और यहाँ पे 4 विकल्प दिया हुआ है। इन 4 विकल्प में से हमें एक विकल्प का चयन करना है। अभी देखिए पहला जो विकल्प दिया है उसमें दिया है कि महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल संख्याओं का बराबर का योग हो, इस प्रकार। अभी देखिए यदि माध्यमिक विद्यालय को देखा जाए तो माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए प्रक्रियाओं का चित्रात्मक रूप में प्रदर्शन करना चाहिए। अभी प्रक्रियाओं का चित्रात्मक रूप का प्रदर्शन जो कि देखिए पर्याय संख्या जो विकल्प संख्या डी है यह इस विकल्प में दिया हुआ है, अर्थात कि विकल्प जो डी है यह सही उत्तर होगा। 99 में दिया हुआ है कि 5 और छेद में 6 के हर में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणामी भिन्न 1 हो जाएगा, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। अभी माना कि जो अभिष्ट संख्या है हर में से कौन सी संख्या घटाना है यह हमें पता नहीं है, तो माना कि अभिष्ट संख्या x है, x माना है अभिष्ट संख्या। अभी प्रश्नानुसार यदि हम इसे हल करते हैं तो 5 और नीचे हर में 6 में से हमें x को घटाना है, तो परिणामी भिन्न क्या होगा, 1 होगा, इस प्रकार बताया है। फिर से यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए किस प्रकार आएगा, तो 5 बराबर 6 और यहाँ पे माइनस x इस प्रकार बनेगा। फिर से यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए से यहाँ पे अधिक है यानी कि जोड़ा है, तो उस पार लेके गए तो 5 में से 6 को घटाना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस x इस प्रकार बचता है। यदि फिर से हम इसे देखें तो माइनस x बराबर माइनस 1 एक प्रकार, तो दोनों ओर से माइनस माइनस घट गए, यानी कि x का जो मान है वह 1 बचता है, जो कि पर्याय संख्या देखिए यह विकल्प में दिया हुआ है, अर्थात यह विकल्प सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 100 में बताया कि वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 और 18 से विभाग हो, इस प्रकार प्रश्न पूछे गए। इसका अर्थात छोटी से छोटी संख्या अर्थात लघुत्तम समर्पकता में ज्ञात करना होगा। तो 10 फिर कौन सी अंक आएगा, 10 के बाद 12 फिर 15 और कौन सा अंक 18, यह अंकों का लघुत्तम समर्पकता हमें ज्ञात करना होगा। तो देखिए दोनों 2 से 10, 12 और 18 को भाग जा रहा है, तो हमें 2 से 10 को यदि देखें तो 5 बार, 12 को 6 बार, 15 जिस प्रकार इसी प्रकार है, 18 को यदि 9 बार जाएगा इस प्रकार से। फिर से 2 से जा रहा, 6 को 3 बार, यहाँ पे 15 बचेगा और ठीक है, और यहाँ पे कितना 9 इस प्रकार अंक आएगा। अभी देखिए 3 से फिर से भाग जा रहे, 5 को यहीं पे रहना है, 3 को 1 बार, 5 बार 15 को और 3 बार। फिर से देखें तो देखिए 3 से 3 को जा रहे, 5 को यहीं पे रहना है, 5 और यहाँ पे 1। फिर से यदि हम देखें तो 5 से भाग जा रहा, 1 बार, 1, 1, 1, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या इस प्रकार होगा। देखिए 2 गुणाकार में 2 गुणाकार 3 फिर से गुणाकार 3 और गुणाकार में 5 बराबर कितना आ रहा है, तो 180 आ रहा है, और उनसे गुना करना है n, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, जो पूर्ण वर्ग संख्या, अभी देखिए इससे जो पूर्ण वर्ग संख्या है कितना बताया, 88 वर्ग हो, तो पूर्ण वर्ग संख्या जो है इसका लघुत्तम समर्पकता, तो 180 से यदि हम 5 को गुना दें, कितना 5, जो कि 900 इस प्रकार बन रहा है।
जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो कितना बचे थे, एक देखिए 5 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो अभाज्य गुणनखंड है वह 5 अंक है, इसीलिए यहाँ पे हम 5 यह अंक लिए हैं। तो 180 गुणाकार में 5 देने के बाद कितना आता है, 900, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 900 जो कि पर्याय संख्या यानी कि विकल्प क्रमांक बी यह विकल्प में दिया हुआ है, अर्थात विकल्प क्रमांक बी यह इसका सही उत्तर होगा। 101 में दिया है यदि a बराबर 64 और b बराबर 289 है तो रूट और रूट के अंदर रूट a प्लस रूट b माइनस रूट के अंदर b माइनस रूट a, और इस प्रकार दिया हुआ है इसका आधा। तो यह हमें ज्ञात करना है। देखिए a का मान और b का मान यहाँ पे दिया हुआ है, अर्थात हम यह ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार होगा, तो a और b के बजाय हम इन दोनों का मान को हम यहाँ पे बिठाते हैं। तो देखिए किस प्रकार बनेगा, तो रूट के अंदर ये का मान है 64 प्लस रूट b का मान है 200 कितना 289, इस प्रकार से। ठीक है, फिर से माइनस बड़े रूट के अंदर फिर से रूट कितना, तो रूट b का मान है 289 माइनस रूट कितना 64 और इसका आधा 1/2। फिर से यदि हम इसे हल करते हैं तो देखिए 64 जो 64 है इसका वर्गमूल है 8, अर्थात 8 प्लस 279 यानी कि 17 है इसका वर्गमूल 17 और एक रूट आएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे कौंस स्टार्ट, जो 279 है उसका वर्गमूल है 17 माइनस 8 और इसका आधा, इस प्रकार से बनेगा। फिर से यदि हम इसे हल करते हैं तो देखिए 8 और 17 को जोड़ने पर 25 आ रहा है। ठीक है, 25 और इससे घटाना पड़ेगा कितना, 17 में से 8 गए बचती कितना 9 रूट 9, इस प्रकार से, और इसका आधा इस प्रकार से। यदि फिर से हम यदि इन दोनों को हल करते हैं तो 25 में से 25 का वर्गमूल है 5 और 9 का वर्गमूल है 3 और इसका क्या होगा आधा, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, 5 में से 3 गए बचे कितना 2 और उसका आधा, इस प्रकार। ठीक है, जो कि पर्याय देखिए विकल्प क्रमांक, यह जो हल है विकल्प क्रमांक ये इस विकल्प में दिया हुआ है, अर्थात विकल्प क्रमांक ये इसका सही उत्तर होगा। तो 2 में दिया हुआ है कौंस के अंदर 6 माइनस एक्स का वर्ग के गुणनखंड है। अभी इसका गुणनखंड हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो 6 माइनस एक्स का वर्ग, ठीक है, इसका गुणनखंड इस प्रकार से आएगा। देखिए 6 माइनस, अभी देखिए यदि हम 3 लेते हैं, कितना 3x लेते हैं और यदि उससे 2x घटा देते हैं, ठीक है, तो ही इस प्रकार से x आएगा और माइनस x का क्या वर्ग, इस प्रकार से। फिर से यदि हम लेते हैं तो देखिए 6 माइनस 3x, ठीक है, और प्लस 2x, क्योंकि माइनस और माइनस से गुणाकार करने पर प्लस यह अंक आएगा और माइनस x का वर्ग, इस प्रकार। फिर से यदि हम लेते हैं देखिए दोनों ओर से 3 आ रहे, 2 माइनस x, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से x आ रहा है। तो यदि फिर से हम इसे हल करते हैं, 2 और माइनस x, ठीक है, आगे देखिए 3 प्लस x एक कौंस के अंदर आएगा और दूसरा, यह दोनों कौंस समान है अर्थात एक ही कौंस आएगा 2 माइनस x, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार का जो है इसमें से जो विकल्प क्रमांक देखिए 3x प्लस x और 2 माइनस x, अर्थात विकल्प क्रमांक जो C है इसमें दिया हुआ है, अर्थात विकल्प क्रमांक C
यह इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 103 में दिया हुआ है कि गावस्कर ने 5 पारियों में कुल 275 रन बनाए और विश्वनाथ ने 4 पारियों में 208 रन बनाए, तो बताओ किसका औसत अच्छा है। इस प्रकार प्रश्न पूछे गए और यहाँ पे 4 विकल्प दिया हुआ है। अभी देखिए, यदि गावस्कर का रन प्रति पारी में, ठीक है, इसका यदि औसत देखा जाए तो 275 कितना पारियों में बनाए, तो गावस्कर ने 5 पारियों में, यदि 5 से यदि हम इसे भागते हैं तो इसका औसतन रन बनता है कितना, 55 यानी कि 55। और यदि विश्वनाथ को देखा जाए तो विश्वनाथ ने 4 पारियों में 208 रन बनाए, ठीक है। तो विश्वनाथ का यदि औसतन देखा जाए, रन देखा जाए, तो 208 कितने पारी में बनाए, तो 4 पारियों में बनाए, अर्थात 4 से इसे भागना पड़ेगा। यदि 208 को हम यदि 4 से भागते हैं तो इसका रन आता है 52 यानी कि 55, यानी कि विश्वनाथ का जो औसतन पारी रन है 52 और गावस्कर का 55। और यहाँ प्रश्न पूछा गया है तो किसका औसत अच्छा रहा, तो गावस्कर का जो औसत है वो सबसे अच्छा रहा, यानी कि अर्थात जो विकल्प क्रमांक बी है यह इसका सही उत्तर होगा। ये प्रश्न संख्या 104 में दिया है कि दिए गए चित्रों के आधार पर x का मान ज्ञात कीजिए। अभी देखिए, ये जो चित्र है, ठीक है, इसमें ये x का मान ज्ञात करना है, यानी x यह बाह्य कोण है, एक रेखीय बाह्य कोण, यानी कि x का मान इन कोणों का, ये 80 इस अंश कोणों का और 45, ये दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो इस कोण का माप के बराबर हो जाएगा। तो ये कोण कितना है, 45 अंश का, 45 प्लस 80, यानी कि दोनों को यदि जोड़ा जाए तो कितना हो रहा है, 125, यानी कि x का मान कितना होगा, 125 अंश, जो कि देखिए विकल्प क्रमांक जो डी है यह विकल्प में दिया हुआ है 125, अर्थात विकल्प क्रमांक डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 105 में दिया है कि एक लंब प्रिज्म का आधार समचतुर्भुज है, यदि लंब प्रिज्म की ऊंचाई 5 सेमी तो तथा पृष्ठीय 80 वर्ग सेमी हो तो आधार की एक भुजा होगी। अभी देखिए, एक लंब प्रिज्म के आधार समचतुर्भुज है, यदि लंबाई और प्रिज्म की ऊंचाई दिया हुआ है तो इसके आधार पर प्रिज्म का पृष्ठीय आधार का जो परिणाम है, तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय और प्रिज्म की जो ऊंचाई है ये दोनों से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पार्श्व पृष्ठीय कितना है, तो पार्श्व पृष्ठीय है 80 और उसका ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 5। इस प्रकार से यदि 5 से 80 इसे यदि हम भाग देते हैं तो 16 सेमी इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। अभी हमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है आधार की एक भुजा, ठीक है। तो प्रिज्म की 4 भुजाएं होती है, अर्थात चारों भुजाई का जो पार्श्व पृष्ठीय कितना है, 16 सेमी, तो एक भुजा ज्ञात करना है, यानी कि 4 से फिर से हमें भागना है इसे। तो 16 को यदि 4 से हम भागते हैं तो 4 सेमी इस प्रकार से हल जो हमारे सामने आ रहा है, जो कि विकल्प क्रमांक देखिए ये यह विकल्प में दिया हुआ है कि 4 सेमी है, अर्थात विकल्प क्रमांक ये इसका सही उत्तर होगा। दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 106 और 108 निम्न चार्ट को देखिए और उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए एक आलेख आकृति दिया हुआ है और प्रश्न संख्या 6 से 8 तक हमें इस आकृति के आधार पर उत्तर देना है। तो देखिए प्रश्न संख्या जो 6 है इसमें दिया हुआ है कि किस वर्ष में छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा है और यहाँ पे 4 विकल्प दिया हुआ है। यदि हम आकृति को देखते हैं तो देखिए वर्ष 2014 यह वर्ष में छात्रों की जो संख्या है, देखिए ये अनुपात में छात्रों की संख्या दिया है, तो इस वर्ष सबसे ज्यादा है जो कि 50 है, अर्थात 2014 इस वर्ष में छात्र की संख्या सबसे ज्यादा है, अर्थात विकल्प क्रमांक जो सी है इसका यह सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 107 में दिया हुआ है किन 2 वर्षों में छात्र की संख्या समान है। अभी 2 वर्षों में समान बताए, तो यदि हम आकृति को फिर से देखते हैं तो देखिए जो वर्ष 2011 है इसमें 30 दिया हुआ है और वर्ष 2013 इसी में भी 30 यह अंक दिया हुआ है, अर्थात वर्ष 2011 और 13 यह दोनों वर्ष में छात्रों की संख्या जो है वो समान है। तो देखिए वर्ष 2011 और 13 यह विकल्प क्रमांक जो सी है यह विकल्प में दिया हुआ है, अर्थात विकल्प क्रमांक सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए
प्रश्न संख्या 108 में दिया हुआ है कि किस वर्ष छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा बड़ी है। ठीक है, और इस आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। अभी देखिए विकल्प यदि हम देखते हैं तो इसमें विकल्प क्रमांक वर्ष जो 2014 है, इस वर्ष सबसे ज्यादा संख्या बड़ी है। अर्थात विकल्प क्रमांक जो बी है, इस वर्ष छात्रों की जो संख्या है सबसे ज्यादा बड़ी है। 109 में दिया हुआ है कि किन दो संख्याओं को गुना करने पर 24 गुणफल प्राप्त होगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 विकल्प दिया हुआ है। तो देखिए पहला विकल्प में दिया हुआ है कि बच्चे को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुलझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। दूसरा जो विकल्प दिया है, अधिक संज्ञात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है। तीसरा विकल्प में दिया है कि मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि किन दो संख्याओं का गुना करने पर, अभी देखिए जो 24 संख्या है, यदि हम 6 और 4 ये दो अंक को यदि हम गिनते हैं तो 24 इस प्रकार आ रहा है। फिर से यदि हम देखते हैं कि 2 और 12 यह दो अंकों को यदि हम गिनते हैं तो भी 24 इस प्रकार से आ रहा है। यानी कि यह मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हो सकता है। ठीक है, इसीलिए जो विकल्प क्रमांक सी है इसका यह सही उत्तर होता हुआ दिखता है। संख्या 110 में दिया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है। तो देखिए गणित ये जो विषय है ये एक व्यावहारिक विषय है क्योंकि इसमें तर्क, अनुमान, अनुपात यह सारा दिया हुआ है जो व्यावहारिक दृष्टि से उपयोगी है। इसलिए विकल्प क्रमांक सी इसका सही उत्तर होगा। 111 में दिया हुआ है कि गणित शिक्षा में कौशल्यात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। अभी देखिए गणित शिक्षा के जो कौशल्यात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का जो उदाहरण है उसमें से विकल्प 4 दिया हुआ है। इसमें पहला जो विकल्प है गणना करना, उसके बाद निष्कर्ष निकालना, और तीसरा में दिया है गणितीय आकृतियां बनाना, और चौथा में उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी देखिए यहाँ पे प्रश्न में जो पूछा गया है कि कौशल्यात्मक उद्देश्य, तो कौशल्यात्मक उद्देश्य किसी वस्तु को बनाने की होती है। तो इसमें देखिए विकल्प क्रमांक जो 3 है इसमें दिया है कि गणितीय आकृति बनाना यह एक कौशल्यात्मक उद्देश्य है। अर्थात विकल्प क्रमांक जो 3 है यह इसका सही उत्तर है। देखिए मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। निम्न में से यह कथन किसका है। तो देखिए यहाँ पे 4 विकल्प दिया है। तो ये जो उपरोक्त जो कथन है यह कथन गुड्स नामक गणितज्ञ की है जो कि विकल्प क्रमांक ए यह विकल्प में दिया हुआ है। अर्थात विकल्प क्रमांक ए इसका सही उत्तर होगा। संख्या 113 में दिया हुआ है कि आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग ना किया जाना निम्न में से किसकी एक समस्या है। तो देखिए शिक्षण जो विधि है, शिक्षण विधि का सीधा संबंध अधिगम प्रक्रिया से होती है। तो शिक्षण विधि को, आधुनिक शिक्षण विधि को ना अपनाना यह जो समस्या है यह शिक्षण की समस्या है। ठीक है, इसलिए विकल्प क्रमांक बी इसका सही उत्तर होगा। 114 में दिया है कि बालकों में गणित संबंधी त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पे 4 विकल्प दिया हुआ है। विकल्प ए में उपचारात्मक परीक्षण, बी में निदानात्मक परीक्षण, और सी में मौखिक परीक्षण, और डी में स्वभाव परीक्षण। तो देखिए यहाँ पे बालकों में गणित संबंधी त्रुटियों का पता लगाना है। तो ये जो निदानात्मक परीक्षण है यह विधि गणित शिक्षा का कार्य को अत्यंत सरल बना देती है एवं छात्रों से नियम ज्ञात कराने से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए निदानात्मक जो परीक्षण है यह एक सही विधि होगा जो कि बालकों में गणित संबंधी त्रुटियों का पता लगाने का। इसीलिए पर्याय क्रमांक बी जो है इसका सही उत्तर है। संख्या 115 में पूछा गया है कि निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है, और यहाँ पे पहला ए में दिया हुआ है कि अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना। ठीक है, उसके बाद पिछड़े बालकों की पहचान कराना, फिर छात्रों की कमियों के आधार पर उनको शैक्षणिक निर्देश देना। देखिए ये जो विकल्प दिया हुआ है, तीनों विकल्प निदानात्मक जो परीक्षण है इसका उद्देश्य है। इसके अलावा गणित संबंधी विशिष्टता एवं कमजोरियों का पता लगाना, गणित के पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाना तथा बाल केंद्रित बनाना, ये सभी भी निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य है। अर्थात यह तीनों विकल्प निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य है। इसलिए विकल्प क्रमांक जो डी है यह इसका सही उत्तर होगा। 16 में दिया है किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 528 सेमी है और ऊंचाई 2 मीटर है। बेलन का आयतन का, तो बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना पड़ेगा, और यहाँ पे पाए का माप दिया है 22 और छेद में 7 इस प्रकार दिया हुआ है। अभी देखिए लंबवृत्त बेलन का जो आयतन का क्षेत्रफल है उसका सूत्र है
तो लंब वृत्तीय बेलन का आयतन बराबर पाई, ठीक है, और गुणाकार में त्रिज्या यानी कि आर और गुणिला में ऊंचाई यानी कि एल, ठीक है, इस प्रकार आएगा। तो हमें ऊंचाई पता है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 2 मीटर, पाई का माप दिया है यहाँ पे 22/7। तो हमें पहला जो त्रिज्या है वह ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो परिधि है, इस परिधि के आधार पर हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो परिधि के आधार पर परिधि के जो सूत्र है, तो परिधि के सूत्र बराबर 2 गुणाकार पाई और गुणाकार आर, इस प्रकार है, ठीक है। यहाँ पे परिधि दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 500 कितना 28, छेद में यदि हम 100 लेते हैं, ठीक है, और इससे गुणाकार करते हैं कितना 2 गुणाकार 22/7, आर हमें निकलना है, ठीक है। यदि फिर से हम यदि करते हैं तो देखिए किस प्रकार आएगा। तो इसे हल करने के बाद 528 गुणाकार 7 और नीचे छेद में 100 और गुणाकार 44 बराबर, इसे पूरा हल करने के बाद 0.84 मीटर इस प्रकार बन रहा है, यानी कि आर का माप 0.84 इस प्रकार है, ठीक है। यदि हम इस सूत्र के आधार पर यदि फिर से यदि हम हल करते हैं तो देखिए किस प्रकार बनेगा। तो 22/7 गुणाकार त्रिज्या का जो माप है 0.84 इस प्रकार से, और उसका वर्ग अर्थात फिर से 0.84 और गुणाकार 2 इस प्रकार से होगा। यदि इसे हम पूरा हल करते हैं तो इसका उत्तर आ रहा है 4.4352 इस प्रकार से घन मीटर, इस प्रकार से आ रहा है। तो 4.4352 जो कि देखिए विकल्प क्रमांक डी यह विकल्प में दिया हुआ है, अर्थात विकल्प क्रमांक डी इसका सही उत्तर होगा। 117 में दिया हुआ है किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल 227.2 सेमी वर्ग है और उसके एक विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई 7.2 सेमी तथा 8.8 सेमी है। इस विकर्ण की लंबाई क्या है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए मान के चलिए हम प्रश्न दिए गए प्रश्न के आधार पर हम सम चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है, सम चतुर्भुज बना लेते हैं। मान के चलिए इसका नाम हम देते हैं, यहां से मान के चलिए ये है, ये बी है, ये सी और ये डी है। तो दिए गए प्रश्न के आधार पर लंब की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 7.2 सेमी, अर्थात यह 7.2 सेमी होगा और ये कितना 8.8 सेमी, 8.8 सेमी इस प्रकार बन रहा है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 90 अंश का कोण, यहाँ पे भी 90 अंश का, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बन रहा है। तो इसके आधार पर हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए समलंब चौकोन ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल है वो ये बी डी का क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। ए बी डी और ये बी डी और बी सी डी के बराबर है, ये दोनों जो त्रिभुज है इसके बराबर के आधार है। तो इसके आधार पर हम इसको हल कर सकते हैं। देखिए 227.7 बराबर 1/2 गुणाकार में बी और डी गुणाकार 7.2, ठीक है, और इससे जोड़ना है 1/2 गुणाकार में बी डी और इससे गिनना है 8.8 को। फिर से यदि हम इसे सॉल्व करते हैं, अभी देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और लंब गुणिला आधार इस प्रकार से बनता है। तो उसके आधार पर हम सॉल्व कर सकते हैं इसको कि 227.2 इससे गुना करना है 2, अर्थात 16 कितना आ रहे 0 गुणाकार बी डी इस प्रकार इस पार आ रहे हैं। यदि हम इसे फिर से यदि सॉल्व करते हैं तो देयरफॉर बी डी बराबर 227.2 और इससे गिनना है 2 और छेद में आएगा कितना 16 इस प्रकार से। यदि 16 से इसे हल करते हैं तो इसका उत्तर आ रहा 28.4 सेमी इस प्रकार से, यानी कि उसका जो लंबाई है तो 28.4 सेमी इस प्रकार बनेगा। तो देखिए विकल्प क्रमांक जो सी है इस विकल्प में दिया हुआ है 28.4 सेमी, अर्थात विकल्प क्रमांक सी इसका सही उत्तर होगा। 18 में दिया हुआ है कि टोकरी ए और बी में रखे फलों की संख्या 7 और 9 का अनुपात है। यदि टोकरी ए में से 6 फल निकालकर टोकरी बी में डाल दिए जाए तो यह अनुपात 1:3 हो जाता है। तो ए और बी में कुल कितने फल है, इस प्रकार का प्रश्न पूछे गए हैं। अभी देखिए प्रश्न के आधार पर मान के चलिए जो ए और बी है इसमें
7x और 9x इस प्रकार का अनुपात है, ठीक है, क्रमश। तो प्रश्नानुसार टोकरी ए से यदि 6 फल निकालकर टोकरी बी में डालें तो किस प्रकार बनेगा, देखिए। तो 7x - 6 और नीचे में 9x + 6, इसके आधार पर 1 और नीचे कितना 3, 1 और 3 का अनुपात बनेगा, ठीक है। यदि फिर से हम इसे हल करते, देखिए यहां से इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसको यदि हम फिर से गुना करते हैं या हल करते हैं तो 21x - 18 = 9x + 6 इस प्रकार बन रहा है। फिर से यदि हम इसे हल करते हैं तो देखिए 12x, क्योंकि 21x से 9x को हमने घटा दिए है, और 6 + 18 यानी कि 12x बराबर कितना बन रहा है, तो 24। तो x बराबर 24 और भाग में 12 इस प्रकार आ रहा है, यानी कि x का जो हल है वह कितना बन रहा, 2 इस प्रकार में, ठीक है। तो प्रश्न में पूछा गया कि टोकरी ए और बी में कुल फलों की संख्या, ठीक है। तो टोकरी ए की जो फल है तो 7x = 7 × 2 अर्थात 14, ठीक है, और बी में 9x = 9 × 2 यानी कि 18। तो 9 और 18 14 और 18 टोटल बन रहा है कितना, 32, यानी कि टोकरी में फलों की जो संख्या है वो बन रहा है कितना, 32, जो कि पर्याय संख्या सी यह विकल्प में दिया हुआ है, अर्थात पर्याय क्रमांक बी यह सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 120 में दिया है कि पूर्णांकों 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या कितनी है। अभी देखिए, अभाज्य युग्म ऐसी दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का युग्म जिनके मध्य 2 का अंतर हो उसे अभाज्य युग्म कहलाते हैं। अभी देखिए 1 से 100 तक, देखिए पहला जो अभाज्य युग्म है वह है 3 और कौन सा 5 इस प्रकार से। उसके बाद यदि हम देखते हैं तो 5 और 7 यह भी एक अभाज्य युग्म संख्या है जो कि 2 का अंतर है, ठीक है। उसके बाद यदि हम देखते हैं तो 11 और कितना 13 इस प्रकार से बन रहा है। उसके बाद 17 और 19 ये भी एक अभाज्य युग्म संख्या है। इसके अंत 29 और 31। फिर यदि हम देखते हैं तो 41 और 43 यह भी एक अभाज्य युग्म है। फिर 59 और कौन सा 61 यह एक अभाज्य युग्म है। फिर 71 और 73 ये भी एक अभाज्य युग्म संख्याओं की जोड़ी है, ठीक है। तो टोटल बन रहा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल 8 ऐसे बन रहा है, जो कि देखिए विकल्प क्रमांक जो ये है यह विकल्प में दिया हुआ है कि 8 यह बनता है, इसलिए विकल्प क्रमांक ये इसका सही उत्तर होगा।